देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इज टू असर्टेन। आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उनको बनाने का आपका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस को जानना, कैपिटल को जानना, असेट को जानना, या प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को जानना? बताइए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि आप जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसके दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो आपका प्रॉफिट और लॉस जानना, जिसके लिए आप ट्रेडिंग P&L बनाते हो, और एक बैलेंस शीट बनाते हो फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? बी बी। ऑप्शन। आइए सेकंड पॉइंट, इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन। एक मैनेजर को उसका कमीशन चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पर 5% कमीशन देना है। तो बताओ, अगर आपका प्रॉफिट 8400 है तो आपका कमीशन का अमाउंट क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा। तो सीधी सी बात 420। है, सीधे सीधे 8400 का कितना निकाल लोगे? 5%। 5%, क्योंकि आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो 8400 का 5% यानी 420 इसका आंसर 420। हो जाएगा। अगर आफ्टर होता तो 5/105 कर देते ना। बिल्कुल 5/105 करके निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पेटी कैश का बैलेंस क्या होता है? एक खर्चा, इनकम, असेट या लाइबिलिटी? सर एसेट। आपको पता है पेटी कैश क्या है? पेटी कैश है टाइप ऑफ कैश बुक, पढ़ा है बचपन में? जी सर। सर पेटी कैश बुक बनाई है। हाँ, तो कैश बुक क्या बताता है? आपके कैश के बैलेंस को बताता है, और कैश बैलेंस आपकी असेट होता है। तो यानी जो पेटी कैश है वो जितना भी बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगी वो आपकी असेट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, फिक्स असेट्स क्या होती हैं? जो बिजनेस में एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अर्निंग्स इनकम के पर्पस से रखी जाती हैं, रीसेल पर्पस से रखी जाती हैं, कन्वर्जन इनटू कैश के लिए रखी जाती हैं, या ऑल ऑफ द अबव? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट। आपको याद होगा एक दिन अपन डिस्कशन भी कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि फिक्स असेट वो होती हैं जो आप ऐसे रिसोर्सेज जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जिनके द्वारा आप क्या करते हो? इनकम जनरेट करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए। वापस बता दो सर एक बार। देखिए फिक्स असेट क्या होती है? फिक्स असेट उन असेट्स को बोला जाता है जो आप अपने बिजनेस में इनकम को अर्न करने के लिए रखते हो, और वो इनकम मोर देन 12 मंथ यानी एक लंबे समय के लिए उस असेट का यूज करके आप अपने बिजनेस में कमाते हो। उन असेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड असेट बोलते हैं। आइएगा, एक नया पॉइंट है, हालांकि हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है बेसिकली? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप एक तो बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, एक आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एक बनाते हो बैलेंस शीट, फिर हम बनाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं। मैंने कहीं शायद थ्योरी में एक पॉइंट जरूर लिखवाया था हाँ आपको। सर, प्रोडक्शन अकाउंट वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सोचो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होंगी वो ये अकाउंट क्या जानने के लिए बनाएंगी? बताओ, थोड़ा सा सोचो केवल। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट जानने के लिए। बिल्कुल भाई, आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, अब उसके लिए आप ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो, तो इसका ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को जानना। जो भी आपका गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है उसकी कॉस्ट को जानना। देखिए,
ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए बनाया जाता है, ये आपके बिजनेस के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए बनाया जाता है, और कुल मिलाकर इसीलिए इन दोनों को हम ये बोलते हैं प्रॉफिट पोजीशन को जानना। बैलेंस शीट केवल और केवल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ये बैलेंस शीट को बनाने का ऑब्जेक्ट होता है। और जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो बताता है कि जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर्ड किया है उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखिएगा, इसने यही पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है क्या प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए? नहीं। क्या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को जानने के लिए? हाँ। यस सर। हाँ सर, ये लग रहा है। क्या सेल प्रोसीड जानने के लिए? नहीं। No, बोथ sir. बी एंड सी नहीं। तो यानी आंसर ये हो वाला गया option। बी, कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाते हो वो केवल और केवल उस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जानने के लिए आप बनाते हो। सर ये इसमें सी वाले ऑप्शन में क्या बोलना चाह रहा है सर ये? सी में ये बोल रहा है कि जो गुड्स आपने बनाया उसकी सेल्स को दिखाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हो। अच्छा। सेल्स को नहीं, नहीं सर। मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अकाउंट बनता है कॉस्ट को जानने के लिए। यस सर। आओ नेक्स्ट। मतलब सर पूरे प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आ रही है? बिल्कुल, उस पूरे प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कॉस्ट लगी है केवल उसको जानने के लिए बनाया जाता है ये। चलें आगे। नेक्स्ट। यस सर। देखो सुनना ये क्या बोल रहा है। एक कंपनी सेल्स पर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है। तो देखो, मैंने माना कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 20। 20%। 20 रुपए। तो मुझे Yes, ये sir. बताओ मेरी कॉस्ट कितनी आई होगी? 80। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? वो बोल Yes, रहा sir. है आप जो 20% प्रॉफिट मार्जिन कमाते हो वो सेलिंग प्राइस पर कमाते हो। तो अगर सेलिंग प्राइस 100 रुपए है तो मेरा प्रॉफिट हो गया 20 रुपए और मेरी कॉस्ट आ गई 80 रुपए। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर यही 20 रुपए का प्रॉफिट कॉस्ट पर बताया जाए तो बताओ आपका प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? 25%। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लगा देता हूं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो अगर मेरा प्रॉफिट सेल्स पर 20% है तो इसका मतलब वो कॉस्ट पर कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। बताइए, क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. नेक्स्ट आइएगा। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स बैड डेट्स रिकवर्ड कहां ट्रांसफर किया जाता है? कल मैंने आपको एक बैड डेट्स रिकवर का एडजस्टमेंट बताया था। तो बताइए, जब बैड डेट्स की रिकवरी होती है तो अल्टीमेटली उसे कहां ट्रांसफर करते हो आप? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। P&L अकाउंट में। याद है आपको एंट्री भी बताई थी मैंने आपको कि पहली एंट्री तो आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट, और फिर आप उस बैड डेट्स रिकवर को कहां ट्रांसफर कर देते हो? P&L में ट्रांसफर कर देते हो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है, यानी ऑलरेडी आपको देखो डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रखा है, तो अब आपको बताना है कि अब आप उसे कहां शो करोगे? क्या P&L के डेबिट में, लाइबिलिटी साइड में, असेट्स में से कम करके, या बोथ ए और सी? सर P&L में डेबिट करेंगे। P&L में। आज एक चीज मैं आपको और बताता हूं, वो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आ गया है तब उसका केवल एक ही जगह आप इंपैक्ट डालोगे, और अगर वो आइटम ट्रायल बैलेंस के नीचे है यानी एडजस्टमेंट के फॉर्मेट में है तो उसके डबल इंपैक्ट आएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना फाइनल अकाउंट्स बनाते समय, कि अगर कोई भी आइटम
ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो एक ही जगह आएगा केवल, जो उसका एक एप्रोप्रिएट तरीका होगा। लेकिन अगर वही आइटम ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो आपको उसका दो जगह एडजस्टमेंट करना है। मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन के दो एडजस्टमेंट हैं, एक डेप्रीसिएशन P&L में आता है और दूसरी तरफ असेट साइड में आप उसे असेट की वैल्यू में से डिडक्ट कर देते हो, ठीक है। लेकिन अब अगर ऑलरेडी आपने डेप्रीसिएशन P&L में दिखाया तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन की पहली एंट्री हो चुकी है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। जब डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट एंट्री हुई होगी तभी जाकर वो डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में आया होगा। अब उसके बाद जब वो ट्रायल बैलेंस में आ गया तो ट्रायल बैलेंस में लाने वाली एंट्री तो हो गई, तो अब मुझे उसे कहां दिखाना पड़ेगा, केवल और केवल उसे P&L में राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। तो मुझे एक दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। इसी तरह से देखो मैं एक और बात बताता हूं, मान लो प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं। देखो मैं आपको पहली बताता हूं चीज क्या होता है। आपने जो फर्स्ट एंट्री आप पढ़ी है प्रीपेड की, फर्स्ट एंट्री यानी जो एंट्री आपने पढ़ी वो क्या होती है आपकी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ये एंट्री होती है। अब जरा सोचो, अगर आपने ऑलरेडी प्रीपेड की ये एंट्री पास कर दी होगी तभी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ सकता है, अदरवाइज तो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड आ ही नहीं सकता। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है तो इसका मतलब ये एंट्री तो आप कर चुके हो, यानी आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट करके एक्सपेंसेस को कम कर दिया। तो अब आप P&L में इसकी कोई एंट्री नहीं डालोगे क्योंकि एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इसे कहां दिखाएंगे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट में, असेट साइड में दिखाएंगे। एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, आपने जितने भी एडजस्टमेंट पढ़े हैं इनके डबल एडजस्टमेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। अगर ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए जाएंगे तो फिर आप इनका सिंगल एडजस्टमेंट ही करोगे बस। तो 8th पॉइंट में यही पूछा था कि डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाया गया है, तो इसका मतलब मैं डेप्रीसिएशन टू असेट की एंट्री कर चुका हूं, तो अब मुझे केवल P&L की एंट्री करनी है। आइए, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जीपी कैसे निकलता है। पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, जीपी निकालने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तरफ तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ठीक है। सेल्स में से क्या माइनस करोगे आप, COGS माइनस करोगे। या फिर अगर मैं एक रिवर्स ऑर्डर से चलूं कि नेट प्रॉफिट मुझे पता है, इस नेट प्रॉफिट में P&L के खर्चों को प्लस कर दूं और इनकम्स को माइनस कर दूं, उल्टा भी तो चल सकता हूं मैं। यस सर। आप समझो, आपने जीपी से आप एनपी पर कैसे पहुंचते हो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस तो करते हो एक्सपेंसेस और प्लस क्या करते हो, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है कि नहीं आता। यस सर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस प्लस करूंगा और इनकम लेस हो जाएगी इनकम, तो जीपी आएगा। तो बस जीपी के दो ही तरीके हैं, एक सीधा चलने का, एक उल्टा चलने का। या तो सेल्स में से COGS हटाओ तो जीपी आएगा, और या फिर नेट प्रॉफिट से उल्टा चलोगे तो जीपी आएगा। तो यहां पर हमारे पास केवल एक ही फॉर्मेट दिया हुआ है, सेल्स माइनस COGS। अच्छा, COGS निकालने के भी पता है आपको दो तरीके होते हैं।
सर सेल्स ही नहीं होता क्वेश्चन में, अगर क्या सेल्स नहीं होगी तो नहीं। कुछ नहीं हो सकता, या तो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। और क्या, अगर आपको नहीं, आप समझे नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, फिर आपको कुछ और डेटा देगा। अगर मैं आपको बोल अच्छा। रहा हूं, समझो, क्वेश्चन गलत हो गया ना सेल्स, यार। सुनो, सेल्स में से सीओजीएस हटाते हो तो जीपी आता है। अब अगर मैंने आपको जीपी दे दिया और सीओजीएस दे दिया तो भी आप सेल्स निकाल सकते हो। Yes, ये sir. दो कहीं ना Yes, कहीं sir. फैक्टर तो देगा वो निकालने के, क्वेश्चन अधूरा नहीं आएगा। क्वेश्चन में अच्छा। कुछ ना कुछ फैक्टर तो देगा जिससे आप वैल्यू निकाल सको। और सीओजीएस निकालने का एक और तरीका होता है, ओपनिंग स्टॉक Plus purchase प्लस परचेज, plus direct expenses minus वेरी closing गुड, stock प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस minus closing stock. माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस दो तरीके से निकल सकता है। एक, सेल्स में से आप जीपी माइनस करोगे तो आपके पास सीओजीएस आ जाएगा, और दूसरा ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो सीओजीएस आएगा। क्लियर? Yes, sir. चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, सर प्रॉफिट। हाँ जी बोलो। सर वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रेशियो में एक और भी तो नाम होता है ना सर? क्या चीज? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना इसमें। हाँ, तो सर वो 12th में तो सर एक और आता है ना रेशियो के अंदर, इसका एक और नाम होता है ना सर, दो नाम होते हैं ना वो सर? अलग चीज हो गई, वो रेशियो एनालिसिस हो गया। अपन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, रेशियोज नहीं पढ़ रहे अपन। वो भी अलग नाम नहीं होता है, वो तो ये बताते हैं रेशियो एनालिसिस जो आप 12th में पढ़ते हो कि अगर सीओजीएस अवेलेबल नहीं है तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स ले सकते हो या सेल्स ले सकते हो। बट अगर मैं अकाउंटिंग पर्पज से बात कर रहा हूं तो अकाउंटिंग में तो सीओजीएस डायरेक्टली ऐसे ही निकलेगी आपकी, या तो सेल्स में से जीपी माइनस कर दो या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो। ठीक है, ठीक है सर। आ जाइए नेक्स्ट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज दैट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या बताता है? फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द पीरियड, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। बताइए पीएनडल। अच्छा ये चीज तो आपको पता है ना कि पीएनडल अकाउंट बताता है प्रॉफिट और लॉस को। Yes, sir. तो Yes, प्रॉफिट sir. और लॉस के दो ही ऑप्शन है, ए और सी। The first wala, sir, particular. अब आप ये देखो कि आप पीएनडल की जब हेडिंग लिखते हो तो क्या पीएनडल अकाउंट एज ऑन लिखते हो या पीएनडल अकाउंट फॉर द पीरियड लिखते हो? एज ऑन लिखते हैं ना For सर? the period. एज ऑन कभी नहीं लिखा जाता ये तो पीएनडल ट्रायल के। बैलेंस में नहीं, लिखते हैं। पीरियड के सब लिखते हैं सर। जानते हो बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन होती है और पीएनडल अकाउंट हमेशा फॉर द ईयर होता है। Yes, sir. यस सर। हमेशा ध्यान रखना, ट्रेडिंग और पीएनडल अकाउंट जो आप बनाते हो ना वो तो हमेशा फॉर द पीरियड एंडेड बनाते हो। वो एक पर्टिकुलर पीरियड की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, सॉरी फाइनेंशियल रिजल्ट को बताता है। और जो बैलेंस शीट होती है ना वो हमेशा एक पर्टिकुलर डेट की पोजीशन को बताती है। आप पर्टिकुलर चाहो, डेट की पोजीशन को बता। बिल्कुल आप चाहो तो इस बात को लिख लो ताकि आपके पास ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ना ये भी आपके पास रिटेन रहेंगे। आप इंपॉर्टेंट नोट डालकर पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हो कि लिखो, बोल रहा हूं मैं, ट्रेडिंग एंड पीएनडल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनडल अकाउंट shows, trading and P&L account shows financial results, that is profit or loss. Trading and P&L account shows financial results, that is profit or loss, for a particular period, for a particular period. Trading and P&L account shows financial results, shows financial results, that is trading and P&L, sorry, that is profit or loss
फॉर अ पीरियड। ईयर एंडेड बताता है ना सर वो तो। हाँ जी, फॉर अ पीरियड बताता है, फॉर द ईयर बता रहा है ना, क्योंकि हम जनरली ईयर में बनाते हैं तो पीरियड को बताता है वो। फिर लिखो पॉइंट नंबर 2 डाल के, लिखो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल, बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसीलिए बैलेंस शीट की हेडिंग हमेशा एज ऑन होती है। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन डेट। फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा वो एक पर्टिकुलर डेट पर बताती है। चलें आगे, आ जाओ। यस सर। नेक्स्ट है 11th। Which of the following is not a financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नहीं आता है? अब एक ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट वही आता है ना सर, जो चेंज इन करंट एसेट्स और चेंज इन बिल्कुल करंट बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज बताता हूं, अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी तक आप जो 11th-12th में पढ़ते आए ना, तो वो जनरली पढ़ते आए हैं ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट और ज्यादा से ज्यादा एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसके अलावा ये दो चीजें और होती हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट माने जाते हैं। बट ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं माना जाता। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। आइए देखो, अब इसने क्या पूछा, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल शोन एज अ लाइबिलिटी। फिर इसका सी हो जाएगा सर, ऊपर वाले का फंड फ्लो हो जाएगा क्या? ना ना, डी होगा ना, ट्रायल बैलेंस। ये बोल रहा है नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है। यस सर। आओ, ये बोल रहा है ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं कि भैया ये अमाउंट बिजनेस की लाइबिलिटी है। आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, आपने जब 11th क्लास स्टार्ट की थी ना, तभी बिल्कुल पहले चैप्टर में आपको एक बात आपके टीचर्स ने बताई होगी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये मानते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। और इसी वजह से जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन जाती है। पढ़ा है क्या आपने ये बात? यस सर। पढ़ी तो तीसरे पर ध्यान भी नहीं है। बिल्कुल पढ़ी थी, कोई बात नहीं, तो मैंने आपको फिर बता दी। हाँ सर, वो थ्योरी वाले चैप्टर में था ये सर। ये बिल्कुल बिल्कुल, अभी अपन पढ़ेंगे, अपन भी ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं आपको एक बार थोड़ा सा चारों ही समझा देता हूं ताकि आपको याद होते जाएंगे। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, वो ये बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस और बिजनेसमैन यानी बिजनेस और उसका जो ओनर है वो दोनों ही अलग अलग माने जाते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना वो बिजनेस की करते हैं, बिजनेसमैन की नहीं करते। तो जैसे ही बिजनेसमैन ने यानी ओनर ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो एक तरह से बिजनेस के लिए अब वो एक लाइबिलिटी बन गई कि भैया मुझे उस बिजनेसमैन को, ओनर को पैसे लौटाने हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही वो कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि आपकी लाइबिलिटी बन जाती है जैसे ही कोई पर्सन उसमें क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सर जी ये क्या होता है? देखो क्या होता है, जब आप
किसी भी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हो ना, तो वो अकाउंटिंग तभी पॉसिबल है जब उस बात को मनी में मेजर किया जा सके। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब आप उसे क्या कर पाओ, मनी में मेजर कर पाओ। अगर आप किसी भी बात को मनी में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑनेस्ट हैं। क्या आप मानते हो अगर आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो ऑनेस्ट हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा? नो सर। क्या? यस सर। हाँ भाई, हमारे कर्मचारियों का, स्टाफ का ईमानदार होना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन उसकी एंट्री डाल सकते हो क्या नो सर। कि भैया वो इतने रुपए की ईमानदारी दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, हम उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते। दूसरी बात करता हूं, मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा? यस सर, बिकेगा। लेकिन अब उस क्वालिटी को मैं अकाउंटिंग में कैसे डालूं? क्योंकि मैं क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर सकता, उसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। तो अगर मैं क्वालिटी को मनी में मेजर नहीं कर सकता तो मैं, जानते हो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। गोइंग कंसर्न, ये भी आपने सुना होगा। यस सर। यस गोइंग सर। कंसर्न का मतलब होता है कि आपका बिजनेस बिना रुके लंबे समय तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम ये मानते हैं कि नियर फ्यूचर में हमारा बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, हमारा बिजनेस चल रहा है, चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, सर ये तो वही कॉन्सेप्ट वगैरह ना जिसमें वो एक और आया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंशियल वाला, उसमें ही तो आते हैं बिल्कुल ये भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। हाँ। उसी के तरह से और भी होते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जब एक रेवेन्यू कमाते हो ना, तो रेवेन्यू को क्रेडिट करते हो। इनकम समझते हो? रेवेन्यू या इनकम क्रेडिट करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपने इनकम को क्रेडिट किया तो इस इनकम को कमाने के लिए कुछ खर्चे भी तो उठाए होंगे। उठाए होंगे सर, सही या है। भगवान कृष्ण आकर आपके झोले में गिरा जाएगा पैसे कि ले बेटा नहीं आज सर। मैं तुझसे बहुत खुश हूं, तो ये तू ऐसा कर 2 लाख रुपए रख ले, आज खर्च कर लेना इनको, फिर मैं कल रात को दोबारा आऊंगा और 2 लाख रुपए दे जाऊंगा। क्या ऐसा होगा क्या? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। अगर ऐसा होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर। लेकिन अदरवाइज आप जब अपने बिजनेस में कोई भी इनकम कमाते हो तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है इस इनकम को कमाने के खर्चों को इमीडिएटली मैच करते हुए आपको डेबिट में डालना चाहिए। ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ताकि हम अपना प्रॉफिट और लॉस पूरा नहीं दिखा सकें, बिल्कुल मैच करवा सकें। देखो क्या होता है, आप अगर कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो तो उस इनकम को जनरेट करने का जो आपका उसके पीछे का ऑब्जेक्ट है, आपको वो भी उसी साल के अकाउंटिंग में दिखाना चाहिए। इसी बात खर्चे दिखाने पड़ेंगे सर, मतलब। बिल्कुल, जो इनकम कमा रहे हो उस इनकम को कमाने के लिए जो मेहनत की है, जो खर्चे हुए हैं, उन एक्सपेंसेस को भी हमें क्या करना है, वही दिखाना है। और इसी को हम कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उन खर्चों को उसमें मिलाना पड़ेगा क्या सर इसमें? दिखाते ही तो है अपन, तभी तो अपना ट्रेडिंग पी एंड एल बनता है कि अपन डेबिट साइड में खर्चे दिखाएंगे और इनकम दिखाएंगे, तभी तो प्रॉफिट आएगा। यस सर। तो ये जो अपन इनकम और एक्सपेंसेस दिखाते हैं ना बाइफिकेट करके इस तरह से, यही कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। ये देखो फिर वही बात आ गई, ये बोल रहा है एक क्लोजिंग स्टॉक को हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर ले लिया। सर सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। सिर्फ कहां आएगा?
बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में आएगा सर। बिल्कुल, बैलेंस शीट ओनली। क्योंकि वैसे तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दो जगह आता है, ट्रेडिंग P&L में और बैलेंस शीट में। यस सर। सर अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो वेरी गुड। अब अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया तो इसका मतलब जानते हो आपने कौन सी एंट्री पास कर दी होगी? आपने एंट्री पास कर दी होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। या ट्रेडिंग जो हम बात करते हैं, जनरली हम परचेज से या ट्रेडिंग से लिखते हैं। तो अगर मैंने ये एंट्री पास कर दी तो ही क्लोजिंग स्टॉक मेरा कहां आएगा? ट्रायल बैलेंस में आएगा। तो अब अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ गया तो अब दोबारा तो मैं उसको ट्रेड में ला ही नहीं सकता। तो अब मुझे केवल और केवल उस स्टॉक को एक ही जगह दिखाना पड़ेगा और वो होगा मेरी बैलेंस शीट। आओ क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग डेटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट। ये पूछ रहा है वो अमाउंट निकाल कर बताओ जिसे आप बैलेंस शीट में डेटर्स में से डिडक्ट करोगे। बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का ओल्ड अमाउंट दिया हुआ है, और एक आपने करंट ईयर का नया प्रोविजन बनाया है। आपको न्यू याद, प्रोविजन ही माइनस करेंगे। वेरी गुड। आपको याद होगा मैंने प्रेजेंटेशन आपको जब बताया था तो मैंने कहा था सबसे पहले आप लेते हो डेटर्स जो कि ट्रायल बैलेंस में है, फिर इसमें से माइनस करते हो फर्दर बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, फर्दर बैड डेट्स जो आपको दे रखे होंगे, फिर माइनस करते हो आप न्यू प्रोविजन, और फिर माइनस करते हो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अगर कोई है तो। बस डेटर्स में से यही तीन चीजें माइनस होती हैं। यस सर। और आपके पास डेटर्स बैलेंस शीट की वैल्यू आ जाती है। तीन चीजें डेटर्स में से माइनस कर रहे हो आप, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन और डिस्काउंट का प्रोविजन। अब इनमें से आपको यहाँ क्या दिया हुआ है? न्यू प्रोविजन दिया हुआ न्यू है प्रोविजन। तो इसका मतलब हम डेटर्स में से कितने रुपए माइनस कर देंगे? 800। 800 रुपए माइनस कर देंगे। अगर 800 रुपए हम माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास डेटर्स की वैल्यू को शो करेगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री क्या होती है? क्या इन्वेंट्री फिक्स असेट है? क्या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेंट्री इंटेंजिबल असेट है? या इन्वेंट्री करंट असेट का पार्ट है? सर करंट एसेट का पार्ट है। करंट एसेट का पार्ट है सर। करंट एसेट। करंट एसेट क्या होती है जानते हो? ऐसी असेट्स जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उन असेट्स को हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स बोलते हैं। जो हमारे बिजनेस में काम आती हैं और जो जनरली 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या हो जाती हैं? हमारे कैश में कन्वर्ट हो जाती कैश है। में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो उन असेट्स को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। करंट असेट्स बोलते हैं। चलिए, क्लियर बिल्कुल? यस यस सर। यस सर। तो देखिए इस तरह की कुछ बेसिक थ्योरी के क्वेश्चंस आपके इसमें मॉड्यूल में दिए गए हैं। इसी के नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, इनको भी ये मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको ये बोलूं, प्रीपेड इंश्योरेंस को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? बताओ, असेट साइड के लायबिलिटी साइड? एसेट साइड। तो इन्होंने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको कि, और जरूरी नहीं है ऑप्शन 4 ही आए, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन होंगे। हो सकता है किसी में 2 ही ऑप्शन हो, किसी में 3 हो, किसी में 5 भी हो। सर वो तो कंफ्यूज करने के लिए देंगे मतलब। बिल्कुल, आपको तो अपना सही ऑप्शन ध्यान रखना है। अब जैसे देखो, यस सर। ये बोल रहा हो है, जाता है कि सर ऐसा विचार ही नहीं आया, ज्यादा भी आ जाए कम भी आ जाए। हाँ कम वाले तो बहुत आते हैं। ट्रू फॉल्स के कई क्वेश्चन आएंगे, 2 ही ऑप्शन देगा, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ट्रू फॉल्स की बात नहीं कर रहा सर, इसकी एमसीक्यू में जो ये आते हैं 4 ऑप्शन वाले। तो ट्रू फॉल्स भी एमसीक्यू का ही पार्ट बना देते हैं ये। टोटल क्वेश्चन आपके 50 आने हैं,
अब चाहे उसमें एमसीक्यू मान लो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स मान लो, चाहे आप मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन मान लो, सब एक सबको ही मिला बात के है। आते हैं सर? क्या? सबको मिला के आते हैं? हाँ हाँ, सबको मिला वो के तो टोटल 50 क्वेश्चन कहीं आएंगे से भी आपके दे पास। सकते हैं। यस हाँ, सर। सबको मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा आपका। आ जाओ। ये बोल रहा है सेल्स 2000 है और जीपी रेट कॉस्ट का 25% है, तो बताइए इस गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी। तो देखो, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरी कॉस्ट जो है वो 100 रुपए है, क्योंकि प्रॉफिट मुझे कॉस्ट पर दिया हुआ है। तो अगर मैं 100 रुपए की कॉस्ट मानूंगा तो प्रॉफिट 25 रुपए हो जाएगा, क्या बताओ? यस सर। तो मेरी सेल्स 125 हो जाएगी। यस हाँ सर, प्रॉफिट जोड़ के। हाँ, अब मुझे सेल्स गिवन है, तो अगर मेरी सेल्स 2000 है तो इसका मतलब वो 125 के बराबर है। तो अगर 100 पर ले जाऊंगा तो कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 8000 आ गई सर। 1600 रुपए। ये मेरी कॉस्ट आ गई। यस सर, 1600। वापस से देख लेना, मुझे प्रॉफिट की रेट जो दी हुई है वो कॉस्ट पर 25% दी हुई है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी कॉस्ट 100 रुपए है। कॉस्ट 100 रुपए है और प्रॉफिट 25 है, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 125। 125। टोटल कितना हो गया मेरे पास? 125। अब अगर 125 की सेल वैल्यू है तो उसमें मेरी कॉस्ट 100 रुपए है कि नहीं है? अगर सेल्स 125 है तो कॉस्ट कितनी हो गई? 100। 100 रुपए। 100 रुपए हो गई। तो बताओ, मेरे से उसने यही पूछा है कि अगर आपकी सेल्स 2000 है तो कॉस्ट क्या होगी आपकी? 1600 आ जाएगी। 1600 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। बोलो, क्लियर है पॉइंट? यस यस सर। आओ, अब उसने पूछा है गुडविल कौन सी एसेट होती है? हमारी एसेट्स दो तरह की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इंटेंजिबल वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या गुडविल आपको कभी दिखाई देती है? नहीं जैसे सर, आप सर, अदृश्य होती है सर वो। हाँ, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट बोला इंटेंजिबल। जाता है। इसने पूछा है असेट्स और लाइबिलिटीज के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? देखो, कैपिटल। जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाते हो तो इधर तो आती है असेट, इधर दो चीजें होती हैं, एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी। तो अगर आप असेट्स में से लाइबिलिटी हटाओगे तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपके पास? कैपिटल। कैपिटल बच जाएगी। अब समझ रहे हो, मतलब ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं ये भी आपको करने चाहिए, क्योंकि ये इनको भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करके एमसीक्यूज में बना सकते हैं। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, 6th वाला। इसने बोला हमने आपको एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, जानते हो एवरेज कैसे निकलता है? ये एक आपने, क्वेश्चन तो रहेगी सर, ये ओपनिंग स्टॉक वाला है ना ऊपर। कोई बात नहीं, होमवर्क में कर लेना, यस सर। इजी सा है। देखो, एवरेज स्टॉक निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये आपने बचपन में रेशियो एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा है, हाँ सर, ठीक है ना? भूल भाल जाते हैं, वो बात अलग है। बस क्लोजिंग स्टॉक अपन को। वो तो होता ही है सर। अब आपको उसने क्वेश्चन में बोला है एवरेज दे रखा है हमने आपको 12, फिर हमने आपको दे रखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो ओपनिंग के कंपैरिजन में 3000 ज्यादा है। तो मैंने कहा ओपनिंग मेरा x है, तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा? x प्लस 3000। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। तो ये हो गया 12000 इज इक्वल टू 2x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया कितना? 24000 इज इक्वल टू 13500 आ रहा है। 2x प्लस 3000।
तो ये हो गया 21,000 इज इक्वल टू 2x, तो x आ गया 10,500। x मैंने क्या माना था, मैंने x किसको ओपनिंग माना था, स्टॉक, ओपनिंग ओपनिंग को। को। तो अगर ओपनिंग x था जिसकी वैल्यू 10,500 आ गई, तो उसने बोला है क्लोजिंग उससे 3,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13,500। ये लो, ये एक और क्वेश्चन बन गया आपका। 13,500 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। बताओ कर पाओगे इनको? सिंपल है, अगर आपने बहुत ध्यान से अगर सारे एडजस्टमेंट वगैरह कर लिए तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी। सर इसमें जैसे आपने सॉल्व किया तो 2x प्लस 3,000 था, नीचे डिवाइड में भी तो 2 था, हाँ था ना, बिल्कुल। तो वो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। हाँ तो चॉइस तभी तो हुआ था, 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया था मैंने। भाई ओके देखो, ओके। ये था टू से मल्टीप्लाई कर दिए थे। x प्लस 3,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एवरेज आ गया, और वो एवरेज 12 के बराबर हो गया, सर आ गया समझ में। है ना। तो इसको मैंने कर दिया था। यस सर। जैसे अब देखो 8th वाला देखना, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इनको किस नाम से जानते हो? एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग उन्हीं को बोला जाता है ना जो ड्यू हो गए बट पे नहीं हुए। यस सर। तो सर आपने एग्जांपल भी दिया था कि अपने बिजनेस का रूल है, आज काम करा लेंगे और अगले महीने की 7 तारीख को पेमेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और चीज देखो, आपने ये पढ़ा है कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके, एक तो होता है रियल, एक होता है पर्सनल, पर्सनल, नॉमिनल। और एक होता है नॉमिनल। जानते हो जितने भी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हैं ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हो हमेशा, तो ये तो जाते हैं बैलेंस शीट में, और जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ये कहां जाते हैं आपके, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग एंड पी&एल में। ये पॉइंट भी याद रखना। इसी पर देखो इन्होंने एक 7th क्वेश्चन बनाकर दिया है, जो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रियल अकाउंट हैं और पर्सनल अकाउंट हैं उन्हें कहां शो किया जाता है, तो बैलेंस शीट में शो किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जिनके भी बैलेंसेस निकालते हो वो बैलेंस शीट में जाते हैं, और जिनके बैलेंसेस नहीं निकलते वो ट्रेडिंग पी&एल में जाते हैं। तो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के हमेशा बैलेंसेस निकाले जाते हैं, इसलिए वो बैलेंस शीट में जाते हैं। और जो भी आपके नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं उनके आप बैलेंसेस नहीं निकालते हो तो वो आपके ट्रेडिंग और पी&एल में जाते हैं। क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है, इसमें अभी एक दो बातें और हैं, तो वो क्या कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड हैं आपके। जैसे आपको याद होगा बचपन में आप एक टॉपिक पढ़ते थे, कंटिंजेंट लायबिलिटी, पढ़ा है आपने? यस सर। क्या होती है कंटिंजेंट लायबिलिटी और इन्हें कैसे दिखाया जाता है? मेरे प्रोविजन की तरह होती है। नहीं, प्रोविजंस और कंटिंजेंट लायबिलिटी में फर्क ये है कि प्रोविजन तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बनाते हैं फ्यूचर के लॉसेस के लिए, ये कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट का मतलब है हमें पता ही नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, और वो किसी घटना पर निर्भर करता है। मतलब सर फ्यूचर लायबिलिटी। देखिए कंटिंजेंसी क्या होती है पहले उसको समझो। कंटिंजेंसी का मतलब होता है कोई भी ऐसी घटना जो होगी या नहीं होगी वो किसी और बात पर निर्भर है, वो मेरे हाथ में नहीं है उसका होना और ना होना। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंसी। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमेशा बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? फुटनोट। फुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। सर जैसे कि एग्जांपल सर कंटीजेंट लायबिलिटी का। एक तो ये होता है जो आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, जिनकी ड्यू डेट नहीं आई है बट नॉट मैच्योर्ड। जैसे सुनना मेरी बात को, मैंने मान लो मेरे पास एक बीआर आया था और मैंने उस बीआर को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक से मैंने पैसे ले लिए। अब अगर मान लो एक्सेप्टर उस बिल का पेमेंट नहीं करता है तो बैंक वो पैसा किससे मांगेगा?
तो वो तो आपसे मांगेगा फिर। मुझसे मांगेगा ना, लेकिन मेरे को तो तभी पेमेंट करना है ना जब एक्सेप्टर मना कर दे। यस सर। तो हाँ सर। एक्सेप्टर के मना करने पर मेरी लाइबिलिटी आएगी, अदरवाइज मेरी लाइबिलिटी नहीं है। तो उस लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, जो किसी ऐसी घटना से निर्भर करती है, अभी तक नहीं है मेरी वो लाइबिलिटी, लेकिन एक कंटिंजेंसी बनी हुई है कि अगर सामने वाले ने पे नहीं किया तो मुझे पे करना पड़ सकता है। उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। अगर सर वो एक्सेप्टर मना नहीं करते तो कंटिजेंसी क्रिएट ही नहीं होती ना। क्रिएट ही नहीं होगी, इसीलिए से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर दिखाते हैं फुट नोट के रूप में। ओके सर। चलिए ठीक है, तो करना थोड़ा सा पढ़ा करो। जितनी थ्योरी, कई बार ऐसी होती है कुछ चीजें जो आपके क्वेश्चंस के साथ बीच बीच में आती हैं, तो हम उनको तब भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इन बातों को आप जरूर नोट डाउन कर लो कि भाई हाँ, कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम फुटनोट के रूप में दिखाते हैं। एक ये पॉइंट आया था, एक गुडविल इंटेंजिबल असेट होती है, एक असेट और लायबिलिटी के डिफरेंस को कैपिटली क्या होता है, छोटे छोटे एक नोट्स बनते जाएंगे आपके पास। तो एग्जाम के दिन आपको केवल उन समरी को पढ़ना पड़ेगा, इतने सारे नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है।